पढ़ा था, एक दफा उसको दोबारा देख लें। ये वही चीजें जो आपने देखी, मैंने जरा ना, ये इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल का सारा आ गया और पाइपिंग आ गया। उसके बाद हमने CSA बोलते हैं इसको, सिविल स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर। ये सेम वही चीजें देखें, स्कोप ऑफ वर्क, लेआउट, अर्थ वर्क स्पेसिफिकेशन, अर्थ वर्क ग्रेडिंग ड्राइंग्स, पाइलिंग स्पेसिफिकेशन, पाइलिंग लेआउट, फाउंडेशन। अच्छा जी, फाउंडेशन आ गई। इसके अंदर मैं एक अभी देख रहा था, अगर ये देखे केबल ट्रेंचेस हमारा, देख रहे यहाँ से मैं आ जाता हूँ। फिर पाइलिंग के बाद फाउंडेशन आ गई, फाउंडेशन की ड्राइंग है सारी, री इन्फोर्समेंट, कंक्रीट स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, कंक्रीट स्पेसिफिकेशन की मैं एक बात बताऊं आपको, शायद मेरी आपसे पहले कोई डिस्कस हुई कि नहीं, कि इसका टेम्परेचर की बात हुई थी एक दफा मेरे ख्याल आपसे, क्यों जी? तो दोबारा रिपीट कर दे, उसका ना कियो। ये चले कोई, हाँ बोला। ये मैं ना, मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसकी मैं उस दिन आपको बात बता रहा था कि हमने अपना साथ मोबिलाइज कर दी चीजें। तो वहां ना हमारी एनालाइजर हाउस बनने थे, और कंट्रोल रूम, एक छोटा सा कंट्रोल रूम बनना था जो ओपन ही था। यानी उसके अंदर ना, कंट्रोल रूम तो नहीं कह सकते, हमने एक कुछ सिस्टम एनालाइजर के ओपन लगाने थे, कंक्रीट की ना फाउंडेशन बननी थी। गर्मी जून जुलाई का मौसम था। तो हमारे बंदों से वो जो हमने एक कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज किया था, वो उससे मिस्टेक हो गई, इसको पता नहीं था, और मुझे भी नहीं पता था। मैं आपको बताऊं, मैं तो दूर बैठा था 1500 किलोमीटर। जब कंक्रीट आई तो कंक्रीट रिजेक्ट हो गई। कंक्रीट रिजेक्ट क्यों हो गई? कि उसका टेम्परेचर नहीं पूरा था जितना होना चाहिए था। वो तकरीबन 24-25 डिग्री चाहिए था। तो हमारे पास एक ड्राइवर था, कोई 15-16 साल से। वो ड्राइवर कम, कोऑर्डिनेटर ज्यादा था। मुझे जैसे ही फोन आया प्लानिंग इंजीनियर ने फोन किया, सर ये मसला हो गया है, हमारे तो 4 डंपर रिजेक्ट हो गए हैं। तो मैंने अरशद को फोन किया, मैंने कहा अरशद यार ये आपको पता नहीं था? कहता मुझे क्या पता जी कि क्या कर रहे हैं, या तो मुझे बताएं। वो जिस तरह ड्राइवर होते हैं अपनी वैल्यू बनाने के लिए। तो मैं उसको फिर थोड़ा सा क्या, मैंने कहा इसका कोई हल है? उसने कहा जी आप फोन बंद करें, मैं आपको 10 मिनट बाद फोन करता हूँ। उसने जनाब 15-20 मिनट बाद मुझे फोन किया, उसने कहा जी हल हो गया। तो मैंने उससे पूछा क्या हल किया? कहता जी हमने वहां से आइस ब्लॉक ब्लॉक लेके वो डंपर के अंदर डाल दिया और टेम्परेचर डाउन कर लिया और अप्रूव करवा ली, अंदर चलेगी गाड़ियां। तो बड़ी एक ये देखें स्टैंडर्ड की बातें हैं। अच्छा, अंडरग्राउंड सर्विसेज लेआउट, जो भी अंडरग्राउंड की पाइपलाइन जानी है, आपकी ट्रंचेस जानी है, वो है केबल ट्रंच लेआउट। केबल ट्रंच लेआउट, आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लोग हैं, पाइपिंग का भी इसी तरह ही होता है कि बहुत सारा प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड केबल्स भी जाती हैं, और पाइपलाइन क्रॉसिंग जो होती है ना, जहां जहां कई जगह पे पाइपलाइन पाइप रैक के ऊपर से जाती है, और कई खासकर फायर फाइटिंग की लाइंस जो होती हैं ये अंडरग्राउंड होती हैं, ये याद रखें। अच्छा, इसके भी तरीके हैं, या डायरेक्ट बरीड होती हैं, या फिर इसके अंदर ट्रेंच या टनल बनी होती है। अच्छा जी, पेविंग प्लान डिटेल्स। पेविंग प्लान आपको पता है कि ये जो हम करते हैं इसको कंक्रीट करते हैं। रोड लेआउट डिटेल्स, रोड लेआउट के अंदर बड़ी सारी स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं। अंडरग्राउंड कंपोजिट ड्राइंग्स, स्ट्रक्चर्स ड्राइंग डिजाइन क्राइटेरिया। अच्छा, स्ट्रक्चर जो है ना, ये 2-3 किस्म का स्ट्रक्चर है। हम इसको समझ रहे होते हैं कि शायद सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर ही है। जो जितना भी ये स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर और बड़ी मजे की मैं बात बताऊं, ये अंदर भी री बार, जिसको हम सरिया कहते हैं, ये री बार यूज होती है। ये जितने ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये सारे कोटिंग होती है, इनको पेंट किया जाता है री बार को, और वो होता है अपॉक्सी पेंट। देखें, ये बड़ी एक इंफॉर्मेशन है कि अपॉक्सी पेंट, उसको उसकी लाइफ, क्योंकि उसका लोड इतना ज्यादा, या ये आपको पता है इंडस्ट्रीज ज्यादातर कोस्टल एरिया में बनाई जाती है जहां पे पोर्ट होती है, और जहां पे पोर्ट होगी तो वहां क्रूजन तो बहुत ज्यादा हो गया, वहां तो क्लोरीन कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए जितना भी वो रीबार, इवन हालांकि वो कंक्रीट के अंदर हाइड हो जाना है, तो वो अपॉक्सी कोटिंग उसको की जाती पेंट। अच्छा जी, ये सारी
फायर प्रूफिंग ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए फायर प्रूफिंग ये इतना बड़ा इसका सब्जेक्ट है फायर प्रूफिंग का कि अल्लाह ना करे वहां कुछ फायर का इंसिडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर ऐसी लेयर चढ़ाई जाती है फायर प्रूफिंग की कि उसको आग फिर कुछ नहीं कहती स्ट्रक्चर को। अदरवाइज तो जब आग लगी होती है तो स्ट्रक्चर तो एक सेकंड में कोलैप्स कर जाए, तो उसको बचाने के लिए स्ट्रक्चर को फायर प्रूफिंग की जाती है। ड्राइंग ऑफ प्लेटफॉर्म्स, लैडर्स, हैंडरेल्स, स्टेयर्स, ये देखिए ये सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। स्टेयर्स, हैंडल, ये सारा सिविल वालों ने बना के देनी होती है। अच्छा, क्वेश्चन को छोड़ दें। हाँ जी, स्पेसिफिकेशन फॉर बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की पूरी स्पेसिफिकेशन कि ये बिल्डिंग ब्लास्ट प्रूफ जो सीसीआर बनने हैं वो होगी, फिर उनकी डेप्थ कैसे होगी, उनकी कंक्रीट की वॉल वॉल की थिकनेस कैसे होगी, रूफ कैसे होगी, डोर तक आपके एक्सप्लोजन प्रूफ होते हैं। डोर जो भी एमसीसी रूम, कंट्रोल रूम, इनके डोर होते हैं ये भी फायर प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ होते हैं। बिल्डिंग लेआउट ड्राइंग्स आ गई, जितनी भी इसके अंदर बिल्डिंग होनी है वो आ गई। अच्छा, स्केड्यूल फॉर डोर्स विंडोज ये आ गया। अब हम ना अब आगे हम जिस पे मेरा ज्यादा फोकस होगा, जो हम कल डिस्कस की थी, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट को मैंने अभी 10-15 मिनट बैठे पहले मैं ड्राइंग सारी वो एक्टिविटी लिख रहा था। कुछ मेरे से काफी मिस भी होंगी, उसमें आप फील ना कीजिएगा। आपके जेहन में कोई आया तो मुझे बताना है, क्योंकि मैं तो जो अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा था होती गई हैं। तो प्रिक्योरमेंट में हमने ये डिस्कस की थी कि जब डिजाइन हमारा कंप्लीट तो नहीं होता, अभी उसकी स्टेजेस होती हैं कि इस स्टेज पे ये कंप्लीट हो जाए, इस स्टेज पे ये कंप्लीट हो जाए, उसी को हमने फॉलो करते हुए प्रिक्योरमेंट शुरू कर देनी होती है। अब मैं अगर इंस्ट्रूमेंटेशन को खोलूं, देखिए अब क्या किया मैंने, ये देखे डिजाइन मेन हेडिंग था, इस तरह प्रिक्योरमेंट आ गया। अब प्रिक्योरमेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये देखें जी। अब प्रिक्योरमेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब है कि डीसीएस। अब डीसीएस प्रिक्योरमेंट तो होनी है। प्रिक्योरमेंट क्या होनी है, हमने जैसे हमें डिजाइन मिला, इनिशियल डिजाइन मिला, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कितनी आयोज होंगी, कितने उसके अंदर रैक होंगे, कितने पैनल आएंगे। अच्छा, ये पैनल को डिसाइड ये अभी नहीं करेंगे, ये डिजाइन में हो जाता है यानी सारा कुछ। तो कितने मार्शलिंग कैबिनेट होंगे, कितने सिस्टम कैबिनेट होंगे, कौन कौन से इसमें मॉड्यूल, आयो मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से इसमें पावर सप्लाई है, ये सारा उसके अंदर आके अब उसकी हमने प्रिक्योरमेंट के लिए इंडेंट शुरू कर देने हैं। इंडेंट का आज हम फॉर्मेट भी पढ़ेंगे कि कैसे इंडेंट करना है। प्रिक्योरमेंट का मैंने आपको असूल ये बताया था कि सारी ड्राइंग की स्टडी करके फिर प्रिक्योरमेंट होती है, इंडेंट बनाया जाता है, इंडेंट के साथ वो सारी स्पेसिफिकेशन लगाई जाती हैं, वो ड्राइंग, वो डिजाइन डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं इंडेंट के साथ। हम इंडेंट करते हैं। इंडेंट करने के लिए डीसीएस का तो ऐसे है कि डिसाइड हो जाता है पहले ही कि किस मैन्युफैक्चरर, किस वेंडर का डीसीएस लगेगा। अच्छा, जब डिसाइड भी होता है तो उससे पहले भी बड़ी इस पे वर्किंग की जाती है कि 3 लोगों से हम लेते हैं कोटेशन, इंडेंट करके 3-4 लोगों से कोटेशन लेते हैं, फिर उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट परचेज ऑर्डर प्लेस करने से पहले 2 तरह की कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। एक उसकी टेक्निकलिटी कि वो उसकी टेक्निकल और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी उस मटेरियल की, बेशक वो पाइप ही है, बेशक वो नट बोल्ट है, बेशक वो डीसीएस है, वो 1 मिलियन की चीज है, वो 1 पेनी की चीज है। हमने उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लाजमी देखनी है। उसके बाद हमने उसकी कमर्शियल वैल्यू देखनी कि इसकी प्राइस कैसी है। तीसरे हमने उसका डिलीवरी टाइम देखना है। ये तीनों चीजें आपने देखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक और चीज देखनी है, चौथी, कि आपको सपोर्ट, लोकल सपोर्ट आया कि वहां उनकी है कि नहीं है, ये भी
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिस्से हैं। चारों चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, इन चीजों पे गौर करना कि टेक्निकली, कमर्शियली, डिलीवरी टाइम, और उनका कोई सर्विस प्रोवाइडर या उनका एजेंट या वो हिमसेल्फ वहां पे मौजूद हैं कि नहीं, लोकल आफ्टर सेल सर्विसेज या दौरान प्रिक्योरमेंट हमें काफी चीजों की जरूरत पड़ती है तो वो उसके हमें सपोर्ट देंगे, ये है। तो डीसीएस में हमने पूरी डिटेल उनसे हो जानी है, डीसीएस का ऑर्डर प्लेस हो जाना है, उन्होंने अपनी वर्किंग शुरू कर देनी है। तो क्या क्या हमने कल, इम्तियाज साहब, सॉरी जुबैर साहब, क्या क्या कल डीसीएस के हमने जब ऑर्डर प्लेस कर दिया तो कुछ वर्किंग होने के बाद जो हम एक टेस्ट करने जाते हैं वो कौन सा टेस्ट है? हेलो जुबैर साहब, जी सर। जुबैर साहब हैं? कल हमने देखे बड़ा फैट, मैंने कहा था कि सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं बताता हूँ कि हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में तो डीसीएस मैन्युफैक्चरर कोई नहीं है ना, तो हमें हो सकता है कि दुबई में उनका बैठे हुए हैं या सिंगापुर में है, हमें नजदीक तरीन, या फिर जापान में जाना पड़ेगा, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि उनके यहाँ वेंडर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, हमने उन्हीं को, हमने यूकोगावा, हनीवेल, एबीबी, इमर्सन, ठीक है, इनके डीसीएस हैं, तो इनके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं। हनीवेल का अवेंसियन बैठा हुआ है, इस तरह योकोगावा का, वो मेरे जहन से अभी निकल गया है, कराची में चले गए, वो हैं एबीबी वाले बैठे हुए, तो हमने इनको ऑर्डर प्लेस करना है। तो इन्होंने क्या करना है, या तो दो तरीके हैं कि ये, इनके पास अगर इतनी कैपेबिलिटी है कि यहीं ये उसको सारे को असेंबलिंग करें, सारे की प्रोग्रामिंग यहाँ करें। दूसरा तरीका कि ये ऑर्डर लेके, सारी इंजीनियरिंग लेके अपने मैन्युफैक्चरर को वहां भेज दें और कहें कि हम वहां इसको सारे को असेंबलिंग भी करेंगे और प्रोग्रामिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग इसकी अब सारी वहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि जो ऑनर है, जो बायर है, वो क्या चाहता है। अगर वो चाहता है कि हम वहां जाएंगे, जापान जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, वहां हमारी टीम जाके फैट करेगी, क्योंकि हर पाकिस्तान में अगर उस लेवल की फैसिलिटी नहीं है तो फिर वो वहां जाएंगे। अगर पाकिस्तान में हम, वो ऑनर, जो बायर है, वो उसको अप्रूव करता है कि इस लेवल की फैसिलिटी है, इस लेवल के इनके पास वर्कमैनशिप है, तो फिर यहाँ हो जाएगा। तो वो उसको बोलते हैं फैट, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट मैं बताया था तब होता है जब आपकी पूरी इंटीग्रेशन, पैनल इंटीग्रेशन, आप समझते हैं कि पैनल इंटीग्रेशन के पैनल के अंदर सारी चीजें, सारे इक्विपमेंट्स लग जाएं, आपके कार्ड लग जाए, आपकी पावर सप्लाईज लग जाए, आपकी टर्मिनल ब्लॉक्स लग जाएं, सारा कुछ हो के अर्थिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाए। अच्छा, दो स्टेजेस हो सकती हैं फैट की, पहले हार्डवेयर की और फिर सॉफ्टवेयर की, और दोनों की डिपेंड करता है क्या चाहता है। अगर तो वो चाहता है कि सबसे पहले मैं हार्डवेयर को चेक कर लूं कि उसकी इंस्टॉलेशन कैसी, लेकिन मोस्टली कंबाइन ही होता है तो फैट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको बताया था कि जब आ जाता है, साइड पे आ जाता है, काफी सारा काम साइड पे हम करते हैं। साइड पे जैसे जैसे कमीशनिंग होती जाती है, उनकी टीम, डीसीएस की टीम्स आके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग होती है, बहुत सारी। आपको पता है कि कुछ 60-70% फैक्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है उसके प्रोग्राम, और 30% जो है ना साइड पे होती है। बल्कि कई दफा तो 80-90% ही वो फैक्ट्री में कर लेते हैं, बाकी 10-20% होती है। उसके बाद आ गया जी ईएसडी सिस्टम। हमने ईएसडी को भी काफी स्टडी किया था, इमरजेंसी शटडाउन, कि ये क्या सिस्टम है, कि बहुत सारे आपके ऐसे क्रिटिकल लूप होंगे जिनके लिए हमें बहुत हाई फाई सिस्टम चाहिए, कि जो, अगर आप
ईएसडी और डीसीएस में फर्क ये है कि इसका रिस्पांस टाइम जो है ना वो बहुत ही तेज होता है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ये हैजरस जी 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 बोलिए। हाँ, डीसीएस से बहुत ज्यादा तेज होता है, बल्कि ये जितने भी आपके हैजर्डस एरियाज होते हैं ना उनके इनके लिए होता है। ठीक है जी। नैनो सेकंड होता है सर। हाँ जी। नैनो सेकंड होता है सर। समय आपकी आवाज कट गई है। मैंने कहा सर नैनो सेकंड में होता है। समझ नहीं आ रही जी। मैंने कहा सर नैनो सेकंड में होता है रिस्पॉन्स टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी मैं इसका थोड़ा सा शेयर भी करता हूँ कि ये मसलन फॉर एग्जांपल मैं बॉयलर की एक बात करूं तो बॉयलर पे बीएमएस सिस्टम है एलन ब्रैडले का या कुछ और भी हैं। तो एक एक उसके मैं अलग बात कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी अलग बात है ईएसडी से। वो हमारा सेल 1 सेल 2 सेल 3 आपने शायद पढ़ा हो। तो सेफ्टी इंटीग्रेशन लेवल जो है ना वो सेल 3 जो है ना वो बहुत तेज रिस्पॉन्स है उसका। इसी तरह जो ईएसडी है ये अगर आप ये देखें तो ये हैजर्डस एरिया के लिए होता है। इसके जो ट्रांसमीटर होते हैं वो भी एक्सप्लोजन प्रूफ होते हैं। उनकी जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन होती है वो भी EEXD एक्सप्लोजन प्रूफ है। ठीक है, ये आप नोट करें अपने पास कि हमने इनको जब आपको सफिक्स कोड मैंने पढ़ाने हैं ना तो उसके अंदर ये सारा कुछ आस आएगा कि सिलेक्शन ऐसे करनी है एक्सप्लोजन प्रूफ की। इसी तरह जो इनके अंदर टर्मिनल ब्लॉक्स भी इसके लगते हैं वो भी इसी तरह उनका भी एक लेवल EXD होते हैं टर्मिनल ब्लॉक्स है। फिर इनके जो कार्ड होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो ये ESD इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम है। उसके बाद F&G फायर एंड गैस। फायर एंड गैस के काफी डिटेक्टर लगे फील्ड में लगते हैं जो फायर को और गैस को डिटेक्ट करते हैं, और ये भी एक अलग सिस्टम होता है डीसीएस से। फिर हमने ऑर्डर प्लेस करने हैं यूपीएस एंड बैटरीज। ये मैं आपको बताया था जो लॉन्ग लीड आइटम्स हैं। अच्छा, पीडीबी पैनल्स आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स हैं ये हैं। फिर फायर अलार्म सिस्टम, ये जो बिल्डिंग्स के अंदर सिस्टम जितना भी लगा होता है ना ये फायर अलार्म सिस्टम होता है। स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं आपके, फायर डिटेक्टर लगे होते हैं। फिर वो स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगा होता है। तो ये फायर अलार्म सिस्टम। फिर पीए सिस्टम पब्लिक इंटरेस्ट सिस्टम है। ये हमारे आ जाएंगे इसके अंदर। जंक्शन बॉक्सेज आएंगे हमने, क्योंकि इनकी भी काफी रिक्वायरमेंट से क्वांटिटी होती है। फिर एलसीपी पैनल्स हैं लोकल पैनल जो लगने हमारे वो हो जाएंगे। ट्रांसमीटर्स आ जाएंगे। अब ट्रांसमीटर्स आपने देखिए इसकी भी मैं आपको बताऊं कि लाजमी नहीं है कि एक ही मैन्युफैक्चरर के ट्रांसमीटर लगाए जाएं। ये डिपेंड करता है कि किस कौन से वेरिएबल के लिए किस किस मैन्युफैक्चरर का ट्रांसमीटर अच्छा है। मसलन प्रेशर उसके लिए देखेंगे कौन सा है, फ्लो के लिए कौन सा है, लेवल के है, टेम्परेचर कौन सा है। तो ये कई दफा में मिक्स करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मैग्नेटिक फ्लोमीटर योकोगावा का बहुत अच्छे हैं। जो बाकी ट्रांसमीटर ये बहुत बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसी तरीके से ई हम आ एंड एच जाते भी हैं अच्छे लेवल हैं पे। सर। जी ई एंड एच भी अच्छे हाँ, हैं। मैं लेवल में आ रहा हूँ। लेवल में बहुत आगे है। तो ये जब आप फील्ड में आएंगे आप देखेंगे कि अच्छा फिर ग्रुप का हिसाब भी होता है। जो मैं और एक चीज बताता हूँ कि जो फॉर एग्जाम्पल आपके पावर प्लांट एक उसके साथ दूसरा है
तो उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को भी देखना होता है कि हमारी इन्वेंट्री भी कंट्रोल करनी है कि एग्जिस्टिंग उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके जो एग्जिस्टिंग ट्रांसमीटर है वो उस पर सेटिस्फाई तो वो कहेंगे लगाएं, कंट्रोल रहे। फिर ऐसा नहीं है तो ये भी इनकी भी हम प्रिक्योरमेंट करके मोटराइज वेल्व, ऑन अ वेल्व, जीसी एनालाइजर। ये जीसी एनालाइजर समझते हैं जी? बता सर। क्रोमेटोग्राफ एनालाइजर होते हैं ये, जितने भी आपके पेट्रोकेमिकल प्लांट है इनके अंदर लाजमी रखते हैं, ये उनकी सारे गैसेस की एनालिसिस और मटेरियल की एनालिसिस कर रहे होते हैं। फिर आपके नॉर्मल एनालाइजर हो गए जिसके अंदर पीएच मीटर, कंडक्टिविटी मीटर, आपका डेंसिटी मीटर, कैलोरीन मीटर, ये वाले सारे एनालाइजर हैं लगे होते हैं। ये वो आ गए। हीट ट्रेसिंग सिस्टम आ गया, ये इसकी प्रिक्योरमेंट है। इंस्ट्रूमेंट केबल्स की प्रिक्योरमेंट है, पावर केबल्स की प्रिक्योरमेंट है, फाइबर ऑप्टिकल की प्रिक्योरमेंट है, सिस्टम केबल्स की प्रिक्योरमेंट है, केबल टर्मिनल, सारे आपके टर्मिनल लग्स, केबल टाइज, आपके टर्मिनल ब्लॉक्स, और क्या आ सकता है। तो ये देखें केबल लैडर, मैं लिख रहा था LADDE, लैडर और ट्रे, ये दोनों कई जगह पे आपकी ट्रे लगेगी, कई जगह पे लैडर लगेगी, ठीक है ना। लैडर और ट्रे में फर्क है। अच्छा जी। फिर स्टील मटेरियल से मुराद आपके जितने भी बेस फ्रेम बनने हैं, वो आपके लोकल पैनल लगने हैं उनके स्टैंड, आपके जंक्शन बॉक्स लगने हैं उनके स्टैंड, आपके इंस्ट्रूमेंट स्टैंड बनने हैं जिसको स्टैंशन बैन कहते हैं उसका मटेरियल। तो ये सारा स्टील मटेरियल, हम इसको बल्क मटेरियल भी बोलते हैं। अर्थिंग मटेरियल, जितना भी आपके अर्थ रेलेवेंट मटेरियल है उसके अंदर अर्थ पिट है, आपके ग्राउंड अर्थिंग रॉड्स है, अर्थिंग केबल है। एक कैड वेल्डिंग समझते हैं क्या होती है जी? हेलो? कौन सी वेल्डिंग सर? कैड वेल्डिंग, ये नोट कर लें। ये कैड वेल्डिंग आपने याद रखना कैड है। वेल्डिंग। कैड CAD, कैड वेल्डिंग। हाँ ये आपने नोट कर लेना है। ये आपकी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल में होगी कि जितनी भी आपकी ग्राउंडिंग सिस्टम है उसको जॉइंट जो लगाते हैं ना केबल को, दो तरीके हैं। एक तो हम लगाते हैं क्लैंप, जी सर। रॉड के साथ केबल क्लैंप लगाते हैं, या फिर वहां पे कैड वेल्डिंग की जाती है। इसका ये पेट पाउडर, में इसकी होती किट आती है, इसकी किट आती है। किट उस केबल के साइज के हिसाब से मुख्तलिफ किट्स बनी होती हैं, दोनों तरफ से केबल डाल दी जाती है उसके अंदर, और उसके अंदर पाउडर डाल के उसको इग्निशन किया जाता है। तो वो अंदर विद इन 10-15 सेकंड के अंदर अंदर वो उसको इतना मेल्ट कर, इतना टेम्परेचर होता है कि वो वेल्डिंग हो जाती है अंदर उस पाउडर की वजह से। ये ठीक पेट हो में गया जी? होती है सर? ये पेट में भी होती है, बाहर भी अगर स्पेसिफिकेशन ऐसी है कि वो कहे कि मैं क्लैंप को, हमने क्लैंप नहीं अप्रूव करते, एक केबल को जॉइंट करना है, मसलन आपकी मेन केबल आ रही ग्राउंडिंग की, आपने वहां से मैश करनी है कि एक आपकी आ रही है 25 mm की केबल, तो उसके आगे आपने 10 mm की केबल्स लेके जानी है। तो उनको जॉइंटिंग करने के लिए टी बनानी है, या 5-4 केबल्स उसकी ब्रांचेस निकलनी है, तो वहां पे फिर ये केबल्स वेल्ड होंगी ताकि उनके अंदर क्रूजन भी ना है फ्यूचर में, और उनके अंदर कोई इंसुलेटर भी ना बने। ठीक है, राइट सर। तो ग्राउंडिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता है इसके अंदर रिस्क नहीं लिया जा सकता। ठीक हो गया जी? राइट सर। अच्छा, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आ गया ट्यूबिंग इंपल्स। इंपल्स का वर्ड आप यूज अक्सर, और इसके अंदर ट्यूबिंग इंपल्स एंड फिटिंग कर लें, एंड फिटिंग। अब फिटिंग्स के अंदर भी बहुत देखें, आपकी इंपल्स ट्यूब मैंने बता दिया था कि 2-3 तरह की है।
SS की भी है, SS316, SS304 दोनों में यूज हो। 316 जरा ग्रेड अच्छा ग्रेड है, 304 जो है ये ग्रेड अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे सॉफ्ट मटेरियल है। फिर आपकी कॉपर ट्यूब भी यूज होती है। फिर आपकी कॉपर, अच्छा ये एसएस बजाते खुद भी एंटी क्रोजन है, लेकिन फिर भी वो कई जगह आपको स्पेसिफिकेशन लिखेंगे कि एसएस की ट्यूब और पीवीसी कोटिंग भी ऊपर हुई हुई हो, ठीक है। इसी तरह कॉपर ट्यूब है, लेकिन उसके ऊपर पीवीसी कोटिंग भी चाहिए। फिर आपकी अगर कोई स्पेशल गैस है, वहां पे इंपल्स ट्यूब लगनी, तो वो निकल भी हो सकती है, वो टाइटेनियम भी हो सकता है, वो टैंडलम भी हो सकता है, ठीक है जी। निकल अलाय है ना एसएस और कॉपर का। अच्छा जी, ये अर्थिंग मटेरियल 2 दफा आ गया मेरे ख्याल। नहीं नहीं ठीक है। अच्छा अब फिटिंग आ गई। ट्यूब मैन्युफैक्चरर और है, फिटिंग के मैन्युफैक्चरर और है, ठीक है। ट्यूबिंग फिटिंग में 3-4 मैन्युफैक्चरर इंटरनेशनल जो है ना वो बड़े फेमस हैं। पार्कर है, स्वेजलॉक है, ठीक है, ये वाले। तो इसके अंदर बहुत सारी फिटिंग्स आपकी आएंगी। आपकी टी है, एल्बो है, कनेक्टर है, यूनियन है, फिर आइसोलेशन वेल्व है जिनके अंदर ग्लोब वाल्व है, नीडल वाल्व है, ये सारी फिटिंग्स के अंदर आ जाएंगे। फिर आपके मैनिफोल्ड आ जाएंगे, वो कई दफा तो ट्रांसमीटर के साथ ही आते हैं, तो लेकिन अलग से भी आप ले सकते हैं मैनिफोल्ड, वो 3 वे और 5 वे मैनिफोल्ड होते हैं। फिर आपका कंड्यूट एंड फिटिंग, ये भी बहुत बड़ी आइटम है। कंड्यूट रिजर शीट बड़ा हमने स्टडी किया था डीपली। और फिटिंग्स में इसके अंदर कंड्यूट फिटिंग भी एक बड़ा बड़ा फील्ड है, ये भी आपको बहुत जरूरी है सीखना। इसके अंदर इतनी ज्यादा फिटिंग है कि कहीं एलबी लग रही है, कहीं आपकी एलआर लग रही है, कहीं एलएफ लग रही है, कहीं आपका यूनियन लग रही है, और सारी एक्सप्लोजन प्रूफ लगती हैं, ठीक है ना। इनकी भी मखसूस कंपनीज हैं, इस तरह क्रूज हिंट्स है, एप्लीटोन है, ये सारी इनकी कंपनीज हैं एक्सप्लोजन प्रूफ फिटिंग्स की। तो एल्बो, ई, एलबी, एलआर, फिर यूनियन, कनेक्टर, ये सारे एक्सप्लोजन प्रूफ होंगे। और इसी के अंदर आपका फ्लेक्सिबल कंड्यूट जो उस दिन आप कह रहे थे, वो भी जो मैंने कहा था कि यूएल लिस्टेड था, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसमें कोई चीजें रह भी गई होंगी, ये मैं 10-15 मिनट में लिखा है, बहुत सारी चीजें जो हम और लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसी को भी देखें ना, आप इसको भी तरीके से स्टडी कर लें कि कितनी चीजें आपके पास आ चुकी हुई हैं, तो आपके लिए प्रोजेक्ट को हैंडल करना इतना आसान हो जाएगा। अब जो आपने माइक्रो लेवल की मैनेजमेंट करनी, तो फिर आप अकेले नहीं करेंगे, आप अपनी टीम को लेंगे ना, कि अगर ट्रांसमीटर है तो आपके टीम जो इंजीनियर्स होंगे, आप उनको कहेंगे कहाँ पे निकालो, कितने ट्रांसमीटर्स हैं, क्या उसकी रेंज है, कि कौन सा मटेरियल चाहिए, डिजाइन के अंदर उन्होंने कौन सा इसका डायाफ्राम का मटेरियल दिया हुआ है, कौन सा बॉडी मटेरियल दिया हुआ है, और एक्सप्लोजन प्रूफ है या नॉर्मल है, आईपी रेटिंग क्या है, वो सारी आ जाएगी। इसी तरह लोकल पैनल का भी आपकी पूरी ड्राइंग बनी होंगी कि कितने उसके अंदर मैग्नेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, कितने टर्मिनल ब्लॉक्स हैं, कितने फ्यूजेस हैं, क्या क्या लगा हुआ है। जंक्शन बॉक्स है, उसके साइज निकले होंगे कि किस साइज का कितनी लेंथ है, दो देखिए इसमें क्या क्या होगा, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, उसका मटेरियल क्या है, एसएस है या कास्ट आयरन है या फाइबर एफआरपी है, यानी फाइबर ग्लास रीइंफोर्समेंट है। इस तरह से सारी स्पेसिफिकेशन दी होगी, वो आपने उसके मुताबिक डिजाइन के मुताबिक करनी है। थर्मोवेल है, तो थर्मोवेल को भी आपको सारा उसके अंदर डाटा शीट, इंस्ट्रूमेंट डाटा शीट जो बनी होगी परचेज करने के लिए, तो उसके अंदर होगा कि थर्मोवेल किस मटेरियल का थर्मोवेल चाहिए, कितनी इसकी लेंथ है, कि कौन सा। अच्छा थर्मोवेल के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको मैंने कहा था कि सारे आपको फील्ड पढ़ने पड़ेंगे, मैकेनिकल भी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल भी पता। अब जितनी इंस्ट्रूमेंटेशन है, वेल्व है आपके, तो जब वो देखेंगे तो आपको फ्लैंज रेटिंग चाहिए, वहां पे लिखी होगी कि ये वेल्व आज आज ना मैं बड़ा फ्रेश हूँ। भाई सर आप फ्रेश है और मैं बहुत थका हुआ आज। तो क्या हुआ? मैं
अच्छा, थर्मोवेल का भी ऐसे है कि इसके अंदर भी मटेरियल, यानी आपको मेटलर्जी के मतलब भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं। तो मैं थोड़ा सा कर देता हूं कि थर्मोवेल कौन कौन से मटेरियल के हो सकते हैं। आपका थर्मोवेल हो सकता है सी एस कार्बन स्टील का हो सकता है, SS का हो सकता है, टेफलॉन का हो सकता है, आपका निकल का हो सकता है, आपका टाइटेनियम का हो सकता है, और टैंडलम का हो सकता है। इस तरह से जो जिस तरह के भी वहां प्रोसेस होगा उसके मुताबिक है। टेफलॉन को समझ गए होंगे आप? टेफलॉन देखा कभी? क्यों जी? टेफ्लॉन नाम तो सर सुना हुआ है। ये टेफलॉन, ये मेटल नहीं है। ये बेसिकली जिस तरह हमारा प्लास्टिक टाइप मटेरियल है उस तरह ही है, लेकिन प्लास्टिक नहीं है ये। वो इसकी हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है टेफलॉन, और ये नॉन मेटेलिक, जहां पे नॉन मेटेलिक हमें चाहिए वहां पे है। तो अब आगे प्रेशर स्विचेस आ गए। प्रेशर स्विचेस हमें लाजमी लगाने पड़ते हैं कि अगर कई दफा हम कहते हैं कि हमारा ट्रांसमीटर, जहां प्रोसेस ऐसे होते हैं, अच्छा, दो तीन तरह के प्रोसेस होते हैं। कई जगह पे हमने पैसे बचाने होते हैं, कॉस्ट सेविंग भी करनी होती है, कि वहां पे हमें ट्रांसमीटर नहीं चाहिए, सिर्फ स्विचिंग चाहिए कि प्रेशर इतना है या नहीं है। तो आपको पता है कि प्रेशर स्विच कॉस्ट वाइज बहुत ही चीप है ट्रांसमीटर कंपेयर टू ट्रांसमीटर के। या फिर कई जगह पे हम क्या करते हैं कि हमें ट्रांसमीटर भी चाहिए और स्विच भी लगाते हैं रिलायबिलिटी के लिए, और वहां पे प्रेशर गेज भी लोकल लगाते हैं। ठीक है, ये है। और प्रेशर गेज भी आपकी, आपने देखा कि लोकल भी होती है, और प्रेशर गेज इलेक्ट्रिक भी होती है। उसी प्रेशर गेज के अंदर एक हमें कॉन्टेक्ट लगाया जाता है, स्विच टाइप, वहां से केबल भी आ रही होती है, वो लोकल भी शो कर रही होती है, और वो उसका डिजिटल सिग्नल अंदर DCS पे भी लेके जा रही है। देखी कभी ऐसी गेज? फिर में सर ना, मैं 2 साल से ना अनटाचू इंडस्ट्री से। आप ना ये चीजें लिखा करें, जो फिर ना अच्छा, उसको फिर उसको सर्च किया करें। मुझे पहले तो सिंगल एक एटम का भी पता होता था। हाँ, हाँ जी। मैं सर ना को 1.5 2 साल से अनटाचू हूँ, अदरवाइज मुझे एक एक सिंगल एटम का पता होता था। कोई बात नहीं है, अब जो जो कुछ ये आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। सिर्फ उसको नोट करके फिर उसकी सर्च किया करें। अच्छा, मैं सर अभी अब आगे कंट्रोल वेल्व। कंट्रोल वेल्व में भी बहुत कुछ है। कंट्रोल वेल्व बड़ी कॉस्टली आइटम है, यानी ये मैं कह दूं कि 10 टाइम जो है ना कॉस्टली होता है ट्रांसमीटर से, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कौन सा, बॉडी मटेरियल कौन सा है एक। फिर आपका साइज, कंट्रोल वाल्व का साइज, दो साइज होते हैं। एक वेल्व का साइज था, एक एक्चुएटर का। वेल्व अलग चीज है, एक्चुएटर अलग चीज है। ये अब मैं आपको, ये तो बड़े लंबे हैं अलग से, तो फिर भी चलो मैं करवाता हूँ कि फिर इसको कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर पोजिशनर लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, जो जी जिसको हम I2P कन्वर्टर भी कहते हैं। तो वो प्रोग्रामेबल होता है आजकल। पहले तो वैसे आ रहे थे, अब तो बड़े अरसे से प्रोग्रामेबल भी आ रहे हैं। जो हमारा हार्ट कम्युनिकेटर है H475। क्यों जी? बेसिकली वाल के सर 3 पार्ट होते हैं ना। एक एक्चुएटर होता है, एक पोजिशनर होता है और एक बॉडी होती है। हाँ जी। बेसिकली वाल के 3 होते हैं ना पार्ट है। एक पोजिशनर होता है, एक एक्चुएटर होता है और एक बॉडी होती है। हाँ हाँ, नहीं, वो मैं, उसको मैं नीचे वाले को वाल्व बोलते हैं, बॉडी को, बिल्कुल। जी। अब मैं थोड़ा सा आपको चलो बता ही देता हूँ। वेल्व है, जी सर वेल्व के अंदर आ बताएंगे सर। जाता है आपका प्लग आ जाता है, ये फिर ये फिर सर स्टेम आ जाती है, क्वेश्चन, फिर योक आ जाता है, फिर एक्चुएटर आ जाता है, और सर पोजिशनर आ ये ना, जाता है, यानी। सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बड़ा पूछा जाता है, डिटेल से मैं बताया इसके बारे में। क्या हुआ? ये बैल के बारे में बड़ा डिटेल से पूछा था इंडस्ट्री में। अच्छा, फिर आपने दिया रिप्लाई? मैं कह रहा हूँ कि सर थोड़ा डिटेल से मैं बताया इसके बारे में। अच्छा अच्छा। कंट्रोल वाल्व बेसिकली, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप
बेध्यानी में बैठे हुए हैं, ये वेल्व और ये क्लोज लूप हमने मेरे ख्याल डिस्कस किया है कि नहीं, क्लोज लूप को? हाँ जी, क्लोज लूप को आपको बताया, आपने बताया। वो मैंने कहा था ना कि आपके हाथ को आग लग गई है तो वो दूसरे हाथ के पास पानी पड़ा हुआ है, ये बताई थी बात है। नहीं, ये नहीं बताया आपने। चले, ये बड़ा आपने समझना इसको, क्लोज लूप होता क्या है। आप बेध्यानी में बैठे हुए हैं, आपका एक हाथ को ना कहीं से आग लग गई है, दूसरे हाथ के नजदीक आपका कुछ जग पानी का पड़ा हुआ है, तो फौरन जिस हाथ को आग लगी है वो हाथ सेंस किया, उसने उसने सेंस करके आपके ब्रेन को बताया विद इन नैनो सेकंड कि ये आग मसला हो गया, तो क्या रिएक्शन होगा फिर? दूसरा हाथ जाग उठाएगा। दूसरा हाथ फौरन जग उठाएगा, और वो जग बड़े तरीके से उठाएगा, देखे ना, वो तरीके से ऐसे उठाएगा कि वो ना तो पानी उधर उधर गिरने देगा, उस हाथ की कोशिश होगी कि प्रॉपर पानी, प्रॉपर तरीके से पानी उसके ऊपर, उंगली के ऊपर ही, हाथ के ऊपर ही डला जाए, यानी उसके अंदर कोई वायलेशन या कोई वेरिएशन ना आए। इसी तरीके से आपका कंट्रोल लूप जो होता है ना, क्लोज लूप, यही चीज है कि हुआ क्या कि सेंसर ने कोई भी ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उस ट्रांसमीटर ने वो प्रेशर है, वो फ्लो है, वो टेम्परेचर है, वो लेवल है, उसने जाके कंट्रोलर को वो सिग्नल दिए 4 to 20 मिली के थ्रू। और अब कंट्रोल वाल्व का काम क्या है, मसलन मैं लेवल का ले लेता हूं कि लेवल, एक लेवल LIC है, लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोल। आपने वहां पे एक ट्रांसमीटर लगा दिया कि इसका लेवल बॉटम में लगा दिया कि इसका लेवल 6 मीटर का टैंक है, 2 मीटर से कम कभी भी ना हो, ये 2 मीटर तक रहे, और 2 मीटर से कम ना हो, और ये 3 3 मीटर रहा करे हमेशा। ठीक हो गया? तो वो कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर के सिग्नल, कंट्रोलर का, कंट्रोलर ने आउटपुट, ये एनालॉग इनपुट गई कंट्रोलर के, उसने एनालॉग आउटपुट निकाली, और उसके मुताबिक उसने उसको ओपन करना है वेल को। अगर वो इनपुट अप स्ट्रीम वाल है, यानी टैंक के अंदर उसको फीड दे रहा है, जब कम होगा, पंप नीचे पंप लगा हुआ, पंप उसका पानी यूज कर रहा है, तो 2 मीटर से कम नहीं होने देना पानी, तो क्या होगा, ऊपर वाला वैल्व खुला करेगा, उसको प्रॉपर उसने रखना, उतना खोल के रखना जितना 2 मीटर तक मेंटेन रहे। तो इसके, अब कंट्रोल वाल्व की मैं आता हूँ उसकी बॉडी की तरफ भी, तो ये बेसिकली P&ID कंट्रोलर होता है, क्यों जी जुबैर साहब? जी सर, PID कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। हाँ, ये तीनों चीजों को हम इसको करेंगे, अगर इसकी सही ट्यूनिंग नहीं होगी तो वो हंटिंग होगी बार 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 बार। तो ये ट्यूनिंग थोड़ा सा प्रोसीजर है, ये इसके अंदर नहीं, वो थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, इसको भी हम कभी स्टडी करेंगे। अब आए थे कंट्रोल वाल्व के, आपके उसके मुतालिक कि कंट्रोल वाल्व, इसके पार्ट कौन कौन से हैं इसके अंदर। अगर मैं नीचे से शुरू हो जाऊं तो बॉडी है, बॉडी के अंदर, अब बॉडी का मटेरियल, बॉडी, ये किस टाइप का कंट्रोल वाल्व है, ये थ्रेडेड है, ये टाइप है, ठीक है, ये इसके कनेक्शन, इसको बोलते हैं कनेक्शन टाइप। अगर कनेक्शन है तो वो फ्लैंज किस रेटिंग के फ्लैंज हैं, उसका उसका लाइन साइज क्या है, ये हो गया। फिर उसका अंदर प्लग, जो उसका है, प्लग किस टाइप का है, यानी प्लग ग्लो वाल्व है, बटरफ्लाई वाल्व है, ये आपका बाल वाल। क्या बोलते हैं, हाँ जी, बाल वाल। बाल वाल। हाँ बाल वाल्व है, ये किस तरह का है, ये हो गया। फिर वो जो अगर तो है ये बटरफ्लाई वाल्व, तो बटरफ्लाई तो आपको पता है कि एक्चुएटर डायरेक्टली लगा होता है। अगर वो बटरफ्लाई नहीं है, दूसरा वाल्व है, तो फिर उसके अंदर जो यानी हमारा जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक वाल्व, उसके टॉप पे उसका एक्चुएटर लगा होता है, जिसके अंदर डायाफ्राम लगी होती है। वो डायाफ्राम, देख, ये दो तरह के वाल्व होते हैं, फेल सेफ ओपन और फेल सेफ क्लोज। ये याद रखें, बड़ी अहम बात है, ये आपको इंटरव्यू में पूछी जाएगी कि फेल सेफ ओपन क्या और फेल सेफ क्लोज है। जब ऊपर रखे
तो वो एक दो समझ में, अगर पंजाबी में बताऊं तो दो प्रांतों को उड़ा गया है। सही है? सी अच्छा, उन के साथ हमारे प्लान, मैं आपको बड़ी डिटेल आपको की बात, उसके नीचे स्प्रे उन्होंने हमेशा उसको उठा के रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना? जी सर। अगर मैं कहूं कि नॉर्मली क्लोज, तो फिर इस मतलब ऊपर से उन्होंने दबा के ऊपर से बंद करके रखा हुआ है, राइट सर। ऐसे ही है। अच्छा, अब हमने इसको एयर से ऑपरेट करना है। अगर वाल नॉर्मली क्लोज है, उसका मतलब है कि स्प्रिंग ऊपर में है, नीचे की तरफ। अगर क्यों जी? नॉर्मली ओपन है तो नीचे। नॉर्मली क्लोज है, अगर नॉर्मली क्लोज है, तो नीचे से देंगे प्रेशर। हमें जरूरत है खोलने की, बंद तो है ही है खोल वो। देंगे। इसको बोलते हैं कि बिल्कुल फेल सर। सेफ। हाँ, ये आ गया फेल सेफ क्लोज। फेल सेफ क्लोज का मतलब है कि आपकी अल्लाह ना करे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई है, एयर बंद हो गई है, तो हमारा प्रोसेस ऐसे है कि हम चाहते हैं कि फौरन वाल क्लोज हो जाए, सारा फ्लो रुक जाए। तो ये वो चीज आ गई। अगर मैं कहूं कि फेल सेफ क्लोज है ना, फेल सेफ ओपन है, तो फिर क्या होगा? तो ऊपर से देंगे हमारे फिर। स्प्रिंग जो थे, जो उसको उठा कर रखे हुए थे, तो फिर हम एयर ऊपर से देंगे, एक्चुएटर के ऊपर से। राइट सर। अब आगे समझ जी इसकी। आगे सर। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारी एक स्केल लगी होती है, जिसके साथ एक हमारा इंडिकेटर लगा होता है। वो होता है कि कितने 0 से 100%, ये मैं बात बात कर रहा हूँ कंट्रोल वाल की, कि 0 से 100% पूरा वो 10%, 5%, 10%, ये सारी ग्रेजुअली इसके अंदर मार्किंग हुई होती है। वो बताता है कितना वैल्व ओपन हुआ हुआ है। इसी तरह अब जो डिजिटल आ गए हैं, एक जो आपका क्या बोलते हैं पोजिशनर है, उसके अंदर भी एक डिस्प्ले छोटा सा लगा, तो उसके अंदर भी परसेंटेज आ रही थी, कितने परसेंट ओपन है, कितने क्लोज है। ठीक हो गया। तो पार्ट्स अब कौन कौन से आ गए, ये बहुत डिटेल में हम चले गए हैं कि बॉडी, उसका प्लग, उसकी स्टेम, उसका जनाब योक, एक्चुएटर, डायाफ्राम, स्प्रिंग्स। ठीक हो गया जी। राइट सर। और और ग्लैंड पैकिंग। ग्लैंड पैकिंग वो है जब वो उसके अंदर स्टेम, आपको पता है जब स्टेम मूव करती है, तो जिस तरह हम ये नॉर्मल अपने डोंकी पंप वगैरह के अंदर वो जरा डालते हैं ना जैन सा, जी सर। ये वही चीज होती है। ये मुख्तलिफ मटेरियल इसके, ये टेफलॉन की भी हो सकती है, ये ग्रेफाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की ये पैकिंग होती है। तो ये कंट्रोल वाल्व का है। अच्छा, अब कंट्रोल वाल्व के अंदर और बहुत सारी इसके अंदर किस्में हैं कि इसके ऊपर सॉलिड वाल्व भी लगे होते हैं कई दफा, कंट्रोल वाल्व के ऊपर ही। ठीक है, तो ये लंबी डिटेल है, जब आप मेरे पास आएंगे ना इंशाल्लाह ताला फिजिकली, तो फिर ये चीजें हम दिखाएंगे आपको। और कोई इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन आपका? तो इसका सिग्नल कितना होगा जी, कितने मिली एम्पेयर होते हैं? 4 to 20 मिली सिग्नल भी होता है। हाँ, और वोल्ट कितने होंगे? 0 to 5 वोल्ट। नहीं नहीं, 24 वोल्ट। 24 वोल्ट सॉरी। ठीक हो गया। और इसको एयर, आप देखें इसको एयर भी चाहिए। जो न्यूमेटिक वाल्व है उसको एयर चाहिए, जो मोटराइज वाल्व है उसको तो एयर नहीं चाहिए। तो एयर एयर का कनेक्शन इसके लिए चाहिए। एयर इसको मिनिमम, जो नॉर्मल वाल्व में 20 psi, लेकिन वो डिपेंड करता है कि एक्चुएटर कितना बड़ा है। तो वो रिकमेंडेड होता है उसके मैन्युफैक्चरर की तरफ से
ठीक है। टरबाइन के लिए फिर सर कुछ दो बार होती है। कंट्रोल वाल्व इतने, जी जी बोलिए। टरबाइन के लिए जो उसकी सर न्यूमेटिक्स है ना, जो उसके लगे हुए सारे से, हाँ जी, वो दो बार रिकमेंडेड थी, 2 बार। हाँ हाँ, वो रिकमेंड मैं बताया ना, अब मैं आ रहा हूँ उस तरफ भी। कई एक्चुएटर इतने इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए वहां साइड पे कंट्रोल वाल्व के साथ ही हम वहां रिजर्वायर लगाते हैं, यानी एयर का छोटे छोटे टैंक लगाए जाते हैं, एयर है, ताकि वो उनके पास एयर मौजूद, इतने इतने बड़े वाल्व भी होते हैं। एयर हेड है सर। हाँ, ठीक होगा जी। कंट्रोल वाल्व आगे आगे मोटराइज वाल्व, ये भी आपको उस दिन बताया था कि 3 फेज मोटराइज वाले रोटक्स कंपनी के भी हैं। इनकी क्या, इनको भी आप स्टडी करें थोड़ा सा। फिर आगे आपके ऑन ऑफ वाल्व वो होते हैं जिसके अंदर आपके सॉलिड वाल्व लगा के इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है जी। जीसी एनालाइजर हो गए। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंट केबल्स हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी थी। जी सर। इसके अंदर आपने ख्याल करना है कलर कोडिंग का, कि कई दफा कलर कोडिंग की मिस्टेक होती है कि बार बार जब इंडेंट रेज करते हैं उसके अंदर भी लिखा जाता है, फिर उनको दोबारा रिमाइंड करवाया जाता है। अच्छा जी, फाइबर ऑप्टिकल केबल कितनी टाइप की हैं? ये सर, क्यों जी सैफुल्ला साहब, इम्तियाज अकेले ने बोलने की तो नहीं लिए, जुबैर साहब बोलते नहीं ना, सैफुल्ला बोलते हैं। ये सर जो फाइबर ऑप्टिकल, ये इथरनेट जो है ना। ना ना, इथरनेट तो कॉपर केबल आ गई, फाइबर ऑप्टिक। ये आज सुन ले, बड़ा हम क्वेश्चन। मोड एक होती है मल्टी मोड। जो सिंगल मोड होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, मल्टी मोड शॉर्ट डिस्टेंस के। ठीक है। इसकी जो कैपिलरी होती है उसके फिर उसके साइज में फर्क होता है। अच्छा, आपने कभी एक काम किया करें यार, आपके अंदर ना होना चाहिए कुछ तजस्सुस। ये आजकल तो इतना चीजें हैं, ये जो जितने भी आप टेलीफोन या ये केबल लगा रहे हैं, इंटरनेट है, एयरटेल हो गया, फाइबर स्ट्रॉम हो गए, इनके टेक्नीशियन को मिला करें जाते जाते, वो उनके पास। अच्छा, इसकी मैं आपको चलो इस पे भी थोड़ा सा बताता हूँ। तो आपके पास अगर लेजर लाइट होती थी ना, छोटी छोटी, वो रेड कलर की लाइट निकालती थी जी सर। अभी मार्केट, बेशक वो 10 किलोमीटर की केबल है, आप बिलीव करें इधर से लेजर लाइट मारेंगे तो वो 10 किलोमीटर बाद निकलेगी वो वाली लाइट। ठीक हो गया। तो इसकी इसकी एसेसरीज होती हैं, फिर इसके कनेक्टर होते हैं, एसटी कनेक्टर और एससी कनेक्टर। ये सिलेक्शन की जाती है कि पैच पैनल आपके कैसे हैं। अच्छा, इसका फिर टेस्ट होता है जब ये टर्मिनेशन हो जाती है, सप्लाई, इसको सप्लाइसिंग बोलते हैं, इसकी टर्मिनेशन सप्लाइसिंग और फ्यूजन। वो टेस्ट होने के बाद एक हमारा ओटीडीआर टेस्ट होता है। ओटीडीआर, ये भी क्वेश्चन आपको फाइबर ऑप्टिकल में, सप्लाइसिंग, फ्यूजन और ओटीडीआर टेस्ट। ये ओटीडीआर है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर। ठीक है जी, ऑप्टिकल टाइम डोमेन, ये एक बिल्कुल इसके अंदर ही ये बहुत लेटेस्ट आ गए हुए हैं। ये सारी रिपोर्ट आपको अंदर से ही प्रिंट करके निकाल देंगे कि कितने डीबी लॉसेज हैं, कि आपका टर्मिनेशन सही है कि नहीं, केबल कहीं डैमेज तो नहीं है, वो सारा कुछ आपको रिपोर्ट दे देंगे उसकी। ठीक हो गया जी। राइट सर। तो ये नॉन मेटेलिक लाइट ट्रेवल है। तो आपने अब लाजमी जहां भी ये कनेक्शन और टेक्नीशियन करना, यार ये मुझे थोड़ा सा सिखाओ क्या चीज क्या है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सिंगल मोड है, मल्टी मोड है, इसके अंदर मल्टी फाइबर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। बल्कि मैं आपको अभी एक अपना प्रोफाइल शेयर करता हूँ मेरी अपनी कंपनी का। होल्ड करें, क्या यार करेंगे, चलो ये मैं, इसके बाद आपने लेना मुझसे ना लाजमी, तो उसके अंदर आपको चीजें नजर आ जाएंगी। अच्छा जी, अब आ गया सिस्टम केबल्स। सिस्टम केबल्स में अब आ गई आपकी इथरनेट केबल आ गई, एल्को केबल आ गई, आपकी प्रोफिबस आ गई, ये वाली केबल्स है।
फिर केबल टर्मिनेशन एक्सेसरीज हमने पहले भी पढ़ लिया कि क्या क्या। अच्छा, टर्मिनल लॉक्स कि कितनी किस्म के हो सकते हैं, बताएं तो थोड़ा सा। मैं बात कर रहा हूँ छोटी टर्मिनेशन की 2.5 mm तक। ये सर जुबैर साहब इन्वेंट्री का करते होंगे, जुबैर साहब से पूछे वो सर। वो तो पीएलसी के बंदे हैं, वो तो ये। चले मैं बता देता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है आई टाइप, यू टाइप, ओ टाइप, ठीक है ना। आई टाइप वहां लगते हैं जहां ये टर्मिनल ब्लॉक लगे होते हैं, और यू टाइप वहां लगे होते हैं जहां पे कोई स्क्रू लगे होते हैं, और ओ टाइप हमारे अर्थिंग में यूज होते हैं, ग्राउंडिंग के लिए, ठीक है। तो इनके साइज होते हैं 0.5 mm की केबल से लेके फिर ऑनवर्ड आगे तक 6 mm तक इंस्ट्रूमेंट के आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल का शुरू हो जाता है। अब आपको पता चाहिए आई टाइप लक्स भी बोलते हैं, टर्मिनल भी बोलते हैं, थिम्बल भी बोलते हैं। आई टाइप, यू टाइप, ओ टाइप, ठीक है जी। केबल लैडर का भी हमारा का स्टील मटेरियल भी हो गया, अर्थिंग भी हो गया। तो ये था हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन की प्रिक्योरमेंट की आइटम्स है। इसमें और अगर आप ऐड करनी है, आपने सोच के करनी है। अब आ गया इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में एमसीसी पैनल है, स्विच गेयर है, पावर फैक्टर है, साफ स्टार्टर है, ट्रांसफार्मर है, मोटर्स है, लोकल कंट्रोल स्टेशन के से गलत देखेंगे। अच्छा जी, ये सारे पैकेज बने बनाए आते हैं। ये एमसीसी पैनल भी जिसको आपने डिजाइन देना, उसने आपको बना के देना। इसका भी उसी तरह फैट सेट होना है, ठीक है। स्विच गियर का नॉर्मल सी लगा होता है। ये लाइटिंग सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम भी इसी तरह ही। उसके अंदर आपके जितने भी ये हैं लाइटिंग फिक्सचर, फिक्सचर समझते हैं किस बोलते हैं? नो सर। ये जो स्ट्रीट लाइटें लगी होती है ऊपर लगी, ये लाइटिंग फिक्सचर इसको बोलते हो, लाइट वो लगी होती है। सारा इल्यूमिनेशन का आ गया इसके अंदर। मैं आपको डिस्कस करता हूँ, गुड हो गया। ये देखिए इसका डिजाइन, इसका भी डिजाइन प्रॉपर डिजाइन होता है, वो जिस तरह उसने हमने डिस्कस की थी, कितने लक्स या कितने ल्यूमेंस होने चाहिए, और ये एरिया कैसा है। अब देखें, मैं सारा केमिकल में गया तो मुझे उन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर का बताया जी, ये इसके अंदर इतने यानी 11,000 एम्पेयर जो है ना वो करंट है। तो जब मुझे 10-12 दिन हुए तो एक बंदा, वो रनिंग प्लांट है, उसकी रीडिंग भी आ रही है, तो पाइप से वो बार 10 बार को वॉश कर रहा है। देखें कि कभी मान सकते हैं कि पानी के साथ चलती लाइन पे। और दूसरा, मैंने सऊदी अरेबिया में देखा कि जुबेल सिटी जो है ना, ये सारा इंडस्ट्रियल सिटी है। तो वहां भी मैं 1 महीने के लिए एक दफा गया था। तो गार्ड, वो 11 kV की लाइन जो होती है ना, उसको बड़े प्रेशर से नीचे गाड़ियां हैं और बंदे ने वो गन पकड़ी है, कैनन गन, वाटर कैनन गन, उससे वॉश कर रहा है केबल्स को। तो ये हो सकता है कभी? क्या सिस्टम है ये? सर को वाटर प्रूफ का चक्कर होना है। कोई अंदाजा लगाया ना किसको कौन सी वाटर प्रूफ, क्या वो हम टेक्निकल लोग हैं हमारे ना। और बताएं, कुछ और सिक्स बताएं। एट आईपी रेटिंग 6-8 होगी सर। किस चीज की? आईपी रेटिंग जो है सर उसकी नहीं, ये मैं 6-8 बड़ा होगी। खपा, बड़ा सोचा। मुझे भी कोई 1-2 दिन वहां लगे फिर ये ढूंढने में कि जो वाटर था वो डेमिन वाटर था। मीन सर। डेमिन डेमिन वाटर, डेमिन मीन का मतलब सर। जिसके अंदर आपकी सारी मेटेलिक करेक्टरिस्टिक खत्म कर दी जाती हैं।
सही। एक सेकंड में, अगर मैं, हाँ हर चीज खत्म है। एक सेकंड, मुझे ना इसका अगर मिल जाना। यार मैं इसको ना दोबारा, अच्छा, अब लाइटिंग पे हम सॉरी आ रहे थे कि लाइटिंग में, ये मैं निकालता हूं, आपको डेमिन का भेजता, मैं निकाला। अच्छा, लाइटिंग सिस्टम के अंदर आपने देखना है कि वहाँ मरकरी लाइट चाहिए आपको या एलईडी लाइट चाहिए, फिर वहाँ वेपर कैसे हैं, फ्यूम्स कैसे हैं, वहाँ एक्सप्लोजन प्रूफ एरिया तो नहीं है, एरिया क्लासिफिकेशन कैसी है, कि सारा डिजाइन के अंदर होगा। फिर इसकी इंस्टॉलेशन कैसी है, ये इसके जो लाइटिंग पोल है उनकी हाइट क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ आएगा। तो एक मेरे पास फोरमैन थे, हकीम अब्दुल खालिक साहब, तो उनको मैंने जवाब दिया ये लाइटिंग का, ये भी बड़ा लतीफा है। तो उन्होंने जनाब महीने बाद उसकी प्रोग्रेस, सबकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही थी, तो लाइटिंग की प्रोग्रेस नहीं थी। उनको हमने बुलाया, हकीम साहब ये, उसने कहा जी मेरे पास रिसोर्स ही पूरे नहीं है। हमने पूछा क्या नहीं आपके पास, मीटिंग हो रही है, उसने कहा जी मेरे पास मैन पावर थोड़ी है। अल्लाह भला करे, लोधी साहब थे एडमिन, आजकल कनाडा में है। तो मैंने उनको कहा लोधी साहब इनको मैन पावर पूरी करके दे। उसने कहा जी ये कल तक मेरे से 4-5 बंदे और ले लें। ठीक हो गया। फिर हमने कहा जी और क्या मसला, उन्होंने कहा जी मुझे मैन लिफ्ट और क्रेन नहीं मिलती टाइम पे। हमने जो वो थे इक्विपमेंट वाले, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए, यार मोहम्मद साहब सिंध के थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा जी मेरे से क्रेन भी ले लेंगे, इनको टाइम पे क्रेन मिल जाया करेगी। फिर उन्होंने कहा जी मुझे बूम ट्रक नहीं मिलता, ये जब मैं स्टोर से लेके आने थे ना पोल, वो भी स्टोर वालों को बुला लिया। लो जी सारा कुछ उनको अरेंज करके हफ्ते बाद मीटिंग आई। पहले बूम ट्रक क्या होता है? बूम ट्रक वो होता है, आपने ये वापडा के ट्रक नहीं देखे होंगे, उसके ऊपर एक वो लगा होता है बूम सा उठाने के लिए, यानी जिस तरह क्रेन क्रेन होती है ना, जी सर। तो ये ट्रक के ऊपर ही क्रेन का वो बूम लगा होता है। बूम होता है वो, उसके साथ गियर लगे होते हैं जो किसी चीज को लोड और ऑफ लोड करने के लिए, उसके ट्रक के अंदर ही, ताकि अलग से जी क्रेन ना चाहिए, अलग से फोर लिफ्टर ना चाहिए। जी जी, बिल्कुल समझ आ गया, आ गया, आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए, इसको नहीं भूलना। ये जब हम मोबिलाइजेशन में आएंगे तो उसके अंदर ही आएगा। तो हाँ, असल में क्रेन की इतनी स्पीड होती नहीं है, इसकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है, इसको ट्रेवल करना भी आसान होता है। हाँ, ये बहुत ही इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, ये इतनी अच्छी मशीन है कि बहुत ही क्लास की। तो हकीम साहब के साथ, अब्दुल खालिक के साथ हफ्ते बाद मीटिंग हुई, प्रोग्रेस वहीं के वहीं। उन्हें क्या जी पोल 6 ही लगने ने, जो मर्जी हो जाए। तो अर्थिंग सिस्टम का आपका पूरा पैकेज ही अलग होता है। अर्थिंग केबल में दो किस्म की केबल यूज होती है, दो कलर कोड होते हैं, येलो और ग्रीन। ठीक है, ये आपको पता है, सिंगल कोर केबल होती है, इसके बस बार यूज होती है, इसके अंदर अर्थ पेट होती है, अर्थ पेट के अंदर आपका बोर होता है। बोर मुख्तलिफ जगह पे, जहां पे आपको अच्छी, आपको पता ना कंडक्टिविटी मिलेगी, सॉयल रेजिस्टेंस खत्म होगी, वहां पानी जहां नजदीक होगा, फिर इसके अंदर चारकोल और साल्ट डाल के फिर कॉपर रॉड डाला जाता है। तो ये इसका सारा प्रोसीजर है, अर्थिंग सिस्टम। इसके अंदर रॉड है, इसके अंदर पिट है, इसके अंदर केबल्स हैं, बस बार है, ये सारा अर्थिंग का ही है। फिर लाइटनिंग सिस्टम, एक लाइटिंग था, एक लाइटनिंग आ गया, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। ये जो आसमानी बिजली को हम, जो उसकी सेफ्टी के लिए ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, तो ये भी बेसिकली ग्राउंडिंग के साथ इसकी पिट लॉक बनाई जाती है। लोकल कंट्रोल पैनल आ गए, आपके काफी सारे पैकेज ऐसे होते हैं, काफी पंप ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेटर ने लोकल कंट्रोल, वो वहां से भी होते हैं
और लोकल भी कंट्रोल होते हैं, उसका सर्किट ऐसे डिजाइन किया जाता है। तो ये है। फिर आगे LV केबल्स, MV केबल और HV केबल्स। ठीक है, ये मैंने उस दिन आपको पावर की कैटलॉग भेजी भी है, उसके अंदर आपने स्टडी करना है LV केबल कहाँ से कहाँ, कितने वोल्ट की LV केबल है, कितने वोल्ट का MV, और कौन सी HV केबल्स है, ये खुद करना है। फिर कंट्रोल केबल्स आ गए, ये इसके अंदर मल्टी कोर केबल्स होती हैं, जितने भी आपके ये कंट्रोल स्टेशन, पुश बटन, ये वो लगते हैं, ये सारे कंट्रोल। आगे अगर लाइटिंग पोल आ गए, लाइटिंग पोल आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हेक्सागोनल राउंड होते हैं, लेकिन ये सारे गैल्वानाइज होते हैं। ठीक है, फिर आगे बिल्डिंग लाइटिंग सिस्टम, वो था प्लांट लाइटिंग सिस्टम, ये बिल्डिंग लाइटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आपकी ये सारी ट्यूब लाइट्स और LED लाइट्स, ये वो आ जाती हैं। टर्मिनेशन किट आ गई, टर्मिनेशन किट का भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि MV और HV के लिए टर्मिनेशन किट्स लगती हैं। टर्मिनेशन एसेसरीज, इसके अंदर भी लग्स आ जाते हैं, बड़े लग्स आ जाते हैं, यानी 1.5 से लेके 250 600 तक ये लग्स आ जाते हैं, ओ टाइप लग्स हैं। और उसके अंदर भी फिर मुख्तलिफ किस्म के कितने होल उसके अंदर हैं, 2 होल वाला है, सिंगल होल वाला है। ठीक है, ये आ गया। और ये टिन कोटेड, याद रखना, इलेक्ट्रिकल लग्स जितने भी थे कॉपर के अंदर टिन कोटेड होते हैं, टिन कोटेड होता है क्रूजन से महफूज करने के लिए। केबल लैडर ट्रे उसी तरह आ गई, स्टील मटेरियल उसी तरह आ गया, कंड्यूट फिटिंग उसी तरह आ गई, ये था। अब पाइपिंग आ गया। पाइपिंग के अंदर ये मैंने बहुत बड़ा वर्ड लिख दिया है, टर्बाइंस, यानी जो जो भी प्लांट के अंदर लगना है, ये आ जाएगा। टर्बाइन है, बॉयलर है, एयर कंप्रेसर है, यूटिलिटी पंप्स हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम है, आपका RO प्लांट है, फ्लेयर सिस्टम है। ये एयर कंप्रे आप टर्बाइन को भी समझ रहे होंगे, बॉयलर को भी, एयर कंप्रेसर भी है, यूटिलिटी पंप्स आ गए। फिर फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग का पूरा एक सिस्टम आता है, बना बनाया, कंपनियां देती हैं, जिसके अंदर पंप्स भी लगे होते हैं, उसके अंदर टैंक्स भी बने होते हैं, उसके अंदर फायर हाइड्रेंट भी होते हैं, सारा कुछ है। RO का भी आपको पता ही होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट जो है, ये भी फ्लेयर सिस्टम, फ्लेयर जो आपको बताया था कि हैजरस गैसें जलाने के लिए हर कोई फ्लेयर नहीं बना सकता, स्पेशल दुनिया में चंद कंपनियां जो बनाती हैं। फिर स्ट्रक्चर फॉर रैक्स आ गया, CS पाइप स्मॉल बोर आ गया, CS पाइप लार्ज बोर है, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। अलाय पाइप्स आ गए, CSS पाइप फिटिंग्स आ गई, अलाय पाइप फिटिंग आ गई, वेल्व्स आ गए, PVC UPVC पाइप्स आ गए, FRP GRP पाइप आ गए, फ्लेंजेस आ गए, गैस्केट्स आ गए, नट बोल्ट्स आ गए, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स आ गए, प्लेट्स आ गई। ये प्लेट्स आपकी चेकर प्लेट्स भी हो सकती हैं आपकी। ये चेकर प्लेट समझते हैं ना क्या होती है? नहीं सर पता। ये आप बसों के अंदर देखा नहीं आपने, वो जो प्लेट लगी होती है एल्युमिनियम की, तो उसके ऊपर वो स्पॉट से बने होते हैं, बंदा स्लिप ना हो, जी सर। ये वो चेकर प्लेट वो होती है। फिर आपकी टैंक फैब्रिकेशन के लिए प्लेट्स यूज होंगी, शीट्स यूज, स्टील मटेरियल फॉर सपोर्ट्स, जो पाइप सपोर्ट के लिए स्टील मटेरियल यूज है, पेंटिंग एंड कोटिंग मटेरियल आएगा। ठीक है, फिर हीट ट्रेसिंग सिस्टम इनका भी आएगा, इन्होंने भी जो जो हीट ट्रेसिंग करनी है। तो ये देखें, इतनी डिटेल लिखी है कि आप यकीन करें, इसको सही से मेरे साथ इस तरह रिवाइज करते जाया करें, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती PM बनने से। ठीक है, राइट सर। अब आ गया जी, जी जी, टूल्स। हमने जब प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ टूल हमारे पास होते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंपनी का चल रहा है तो हमें फिर नए टूल्स लेने पड़ेंगे, क्यों जी? बिना टूल टैकल के तो कुछ नहीं हो सकता। जी सर। तो हमने लिस्ट डाउन करनी होती है टूल्स की। मेरे पास बहुत लिस्टें हैं, वो भी निकालेंगे। अच्छा जी, अब E&I में आ जाए, हार्ड कम्युनिकेटर है। ये हार्ड से क्या बनता है? हमने बहुत दफा, मैं एक दिन पहले भी आपको कहा था कि मैंने ये कई क्वेश्चन करना है, क्यों जी? सर हार्ड है ना? हाँ जी, हार्ड है ना, हार्ड। हाँ हाँ, हार्ड, HARD, ये इसके बिना तो इंस्ट्रूमेंटेशन है ही नहीं। ये हार्ड, ये मेरा ख्याल है हीट नहीं, आप एनर्जी। गूगल करें, अभी करें,
हाईवे एड्रेसेबल, इसको रिमोट ट्रांसड्यूसर कहते हैं। हार्ट, ये हर हाँ जी, क्वेश्चन, रिपोर्ट। ये मैं लाजमी क्वेश्चन करता था जब भी किसी इंस्ट्रूमेंटेशन बंदे को हायर करता था, कि ये हार्ट रात है मैंने क्या। ये रात मैंने देखा भी था। फिर आपने याद ना किया, फायदा नहीं हो रहा। रात हाईवे में एड्रेसेबल रिमोट ट्रांस, ये एड्रेसेबल क्या चीज है जी, कुछ समझते हैं, ये मुझे बताएं थोड़ा सा। इसको कोई आईपी वर्ड है एड्रेस। एड्रेसेबल। ये जुबैर साहब, ये आपके लिए एक नई चीज है, एड्रेसेबल। ये हमारे, ये ये इतना बड़ा फील्ड है एड्रेसेबल, आप ये पहली दफा आज मुझसे सुनेंगे। ये पीएलसी डीसीएस यानी सिस्टम रेलेवेंट चीज है ये हमारा जो फायर अलार्म सिस्टम होता है प्लांट के अंदर, बहुत बड़ा सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है। ये हनीवेल का भी है और कंपनीज का भी। हमने वहां पे पूरे प्लांट के अंदर फायर सेंसर लगे हुए हैं, फायर डिटेक्टर, ठीक है। फिर वहां पे मैनुअल कॉल पॉइंट लगे हुए, मैनुअल कॉल पॉइंट। आप किसी बिल्डिंग के अंदर गए तो वो शीशा लगा, वो कहते हैं कि शीशा तोड़े और ऑपरेट करें, पड़ा होगा कभी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी सोचा नहीं वो, हाँ। तो ये एड्रेसेबल ये है कि आपका 100 मैनुअल कॉल पॉइंट पूरे प्लांट पे लगा हुआ है और 100 डिटेक्टर लगा हुआ है। वो उसको जो स्पेशल कोड दिया गया, वो एक ही लाइन पे सारे आ रहे हैं, देखें, और उसने बताना है कि कौन सा ऑपरेट हुआ है, ठीक है ना। ये आपने जुबैर साहब, कल हमने इस पे डिस्कस लाजमी करनी है, आपने भी इसको स्टडी करना तीनों ने, कि एड्रेसेबल सिस्टम क्या है, इसको नहीं छोड़ना। हालांकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं, लेकिन मैंने आपसे हर सूरत पूछना तीनों बंदों से। और ये हार्ड कम्युनिकेटर अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, ये 475 चल रहा है, इससे पहले 375 था, फिर 275 था। ये हार्ड कम्युनिकेटर बेसिकली, ये भी अब 475 जो आया है, ये एफ आ गया, फाउंडेशन फील्ड बस। इसके मुतालिक को पता है, फाउंडेशन फील्ड बस, नहीं सर। ये भी वही चीज है कि एक ही लाइन पे, एक ही केबल पे कई ट्रांसमीटर के सिग्नल आ रहे हैं। देखिए क्या मजे की बात है। राइट सर। एक हमारा सिस्टम है कन्वेंशनल, जो इंस्ट्रूमेंटेशन कन्वेंशनल है, यानी हर एक के लिए अपनी केबल आ रही है। लेकिन फाउंडेशन फील्ड बस जो एक केबल पे ही आ रहे हैं जनाब सिग्नल, वो उसके अंदर क्या हुआ कि हाँ जी, आगे जी। जी सर। सैफुल्ला नहीं आया। अच्छा, हाल है, सैफुल्ला भी हाल है। तो अब मोस्टली जो नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, वो काफी उसमें फाउंडेशन फील्ड बस पे आ चुके हुए हैं। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है, बेसिकली ये प्रोटोकॉल है। सैफुल्ला नहीं आया भाई। तो आपने ये फाउंडेशन फील्ड बस, हार्ड कम्युनिकेटर और एड्रेसेबल सिस्टम, लगता है सैफुल्ला के एरिया, सैफुल्ला का गांव कितनी दूर है। सर है मेरे गांव से कोई बट रहे। नहीं तो आपका गांव सिटी के नजदीक है या इनका। नहीं मेरा नजदीक है। अच्छा अच्छा। असल में टावर तो अब सिटी के लिहाज से लगे होते हैं, टावर अब मेरा
मेरे साथ वाले गांव में सारे टावर लगे हुए हैं। हाँ हाँ। सिग्नल का मसला तो होता है, लेकिन कभी कभार होता है। नहीं ये अब तो थोड़ा वैसे काफी बेहतर हो गया ना दुनिया, पाकिस्तान में तो बहुत, टेलीकॉम में तो बहुत तरक्की कर दी है। मोबाइल का मसला होता है, बाद मोबाइल की अच्छी होती है वो सिग्नल पिकिंग जो होती है, बाद की नहीं ठीक होती। पहले मेरे हाँ, पास जो मोबाइल था वो अंदर कमरे में बैठ के जैज पे 4G नहीं चलाता था। अच्छा अब अच्छा। मैंने फिनिक्स का लिया हुआ मोबाइल, हाँ वो बड़ी जबरदस्त, वो अंदर बैठ के फुल सिग्नल देता है। भाई, वाकई डिवाइस का तो मसला है। इसका मसला है। अच्छा, जितना भी अब हमने कुछ पढ़ा है आज ये वाला प्रिक्योरमेंट, मजा आया इसका में कोई के नहीं? सर आपकी। यकीन करें, मैं आपको मुझसे लिखवा लें, आप ये चीजें सिर्फ पढ़ के जहां मर्जी बैठ जाए उनके साथ आएंगे, मेरे से प्रोजेक्ट करवा लें, आप उसका प्रोजेक्ट करके दे देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही बड़े, होता है। मैं मेगा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, छोटों की नहीं, ये मेगा प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं हम। ये सारी बातें ही सर मेगा प्रोजेक्ट की हैं। हाँ, कुछ छोटे की हम बात ही नहीं कर रहे। तो इसको आपने प्लीज इसको मिस नहीं करना, मैं फिर इसको भी आज भी शेयर करूंगा। ये मुझे टोटल को 10 मिनट या 15 लगे हैं टाइप टाइप करने में, लेकिन बहुत सारी चीजें जेहन में नहीं रहती। फिर भी सर आप इतना बोलते हैं, जितनी आपको याददाश्त है चीजों के बारे में, हम तो सोच के वैसे पागल होने लगते हैं कि नहीं नहीं, हर कोई वो। मुझे शौक है ना, फैलता जाए सारा कुछ। आगे जी माशा। सैफुल्ला साहब आ गए। अच्छा, अब आ गए प्रोसेस कैलिब्रेटर। ये इस प्रोसेस कैलिब्रेटर ये इससे मुख्तलिफ थोड़ा सा होता है। ये मेरे पास इधर पड़े भी हुए हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी। प्रेशर पंप आ गया, ये भी आप समझते कि हमने कोई एयर जनरेट करने के लिए, ट्रांसमीटर के लिए वो है। फिर मिलियन सोर्स आपके पास होने चाहिए कि कई दफा हमने सिमुलेशन करनी होती है सारे पैनल टेस्ट करने के लिए भी, और कंट्रोल वैल को ऑपरेट करने के लिए। तो ये 4 to 20 मिलियन। फिर टेम्परेचर बात आ गया, ये एक किस्म का, इसके अंदर मुख्तलिफ साइज के हम थर्मोकपल, टेम्परेचर गेजेस, थर्मोवेल लगा के टेस्ट कर सकते। मल्टीमीटर्स आपके पास रिक्वायरमेंट के मुताबिक होने चाहिए, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। टूल किट्स होनी चाहिए आपकी, मैन पावर आपने कितनी कैलकुलेट की है। टूल किट्स के अंदर टेक्नीशियन कितने हैं, फिटर कितने हैं, फैब्रिकेटर कितने हैं, इलेक्ट्रिशियन कितने हैं, हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिशियन का काम है ट्रांसमिशन करते जाना, टेक्नीशियन का काम है इंस्ट्रूमेंटेशन पे काम का, फैब्रिकेटर का काम है केबल ट्रे कंड्यूट ये वो लगाते जाना, ठीक है। पावर कटर ग्राइंडर, ये जो आपने देखा बड़े बड़े हमारे पास वो 14 इंच की डिस्क वाले जो कटर होते हैं, ये इतना यूज है इसका। सारी आपने कंड्यूट, ओह एक चीज तो मैंने लिखी नहीं इसके अंदर, और आगे चले जहन में अच्छा। फिर आगे आपका केबल ड्रम जैक, इसके बिना आप प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते। ये दो टाइप के होते हैं, मैनुअल भी होते हैं और हाइड्रोलिक भी होते हैं। मैनुअल वो होते हैं कि दो तरफ हमने, आपको पता है कि स्टैंड बना के एक बड़ी मोटी सी बार इसके अंदर डाल देते हैं, और वो केबल ड्रम को क्रेन के साथ या फोर लिफ्ट के साथ उठा के रख देते हैं। लेकिन जो होता है हाइड्रोलिक केबल, उसके लिए फायदा ये होता है कि वो खुद ही उठा लेता है हाइड्रोलिक करके है। फिर केबल रोलर आ गए, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस है तो रोलर के ऊपर केबल ने रन होना है। केबल पुलिंग विंच आ गई, बहुत हैवी किस्म की केबल है, उसको खींचने के लिए हमारे पास विंच, उसके बड़ी हैवी किस्म की मोटर लगाई होती है, और रोप पुलिंग वायर लगी होती है वो वाली। टॉर्क रेंच आ गए, अर्थ टेस्टर आ गया, आपका क्रिम्पिंग टूल आ गया। क्रिम्पिंग टूल हाइड्रोलिक भी होते हैं और मैनुअल भी होते हैं। अच्छा, केबल अभी मैं फ्री, इंसुलेशन टेस्ट, रीबार। रीबार आपको पता है ना कि पैनल को आगे लेके जाने के लिए या केबल ड्रम को खींचने के लिए वो बड़ी मोटी मोटी रीबार बनी होती हैं। इंसुलेशन टेस्टर आ गया आपका, जो केबल को चेक करने। फ्रीक्वेंसी मीटर आ गया। F&G कैलिब्रेशन, फायर एंड गैस के डिटेक्टर को कैलिब्रेट करने के। लक्स मीटर आपको चाहिए। वेल्डिंग मशीन चाहिए, पोर्ट। अच्छा, अब मैं क्या भूल गया था, यहाँ हमने लिखना था केबल कटर, कटर, और था आ, हाँ, कंड्यूट बेंडर। ये कंड्यूर बेंडर ये हाइड्रोलिक होते हैं। फिर थ्रेडिंग मशीन आपको चाहिए। थ्रेडिंग मशीन, ये मैं बताता हूँ क्यों। जितना भी आपका कंड्यूट लगना है, ये सारा थ्रेडिंग होता है। ये इतनी बड़ी एक्टिविटी होती है कि को 10 से 12 टीमें हमारी, अगर रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है तो लगी होती है उस पर। दो मशीनें हमें रखी होती है थ्रेडिंग के लिए। अच्छा, वो थ्रेडिंग डालते जाते हैं। फिर एक
कंड्यूट बैंडियर हाइड्रोलिक होता है। उसके साथ बैंड, जितने बैंड बनने हैं आपको पता, कभी 90 का, कभी एज पर साइड, हमने वहीं साइड पे ये लगाई होती ये चीजें। तो वो हो गया। अच्छा जी, फिर आगे कंड्यूट कटर। कंड्यूट काटना भी तो उसको है ना, वो आपने देखा ना ये जो हमारे यहाँ घरों की वायरिंग करने आते हैं उनके पास एक वो पाइप कटर होते हैं। हाँ, तो ये उसी तरह के, बिल्कुल ये हो गए। अच्छा जी, फिर आगे हमारे पास है ट्यूब बेंडियर, वो मैंने लिख कर ट्यूब बेंडर। ये जितनी भी आपकी ट्यूब, इम्पल्स ट्यूब, याद रखना आपने टेक्निकल वर्ड बोलना इम्पल्स ट्यूब। जो भी ट्रांसमीटर्स के लिए ट्यूबिंग होती है ना कनेक्शन से, उसको इम्पल्स ट्यूब बोलते हैं। उसकी ट्यूब बेंडर वो चाहिए। फिर आपका फ्लेयर, फ्लेयर टूल, ट्यूबिंग फ्लेयर समझ कभी की है? क्यों जी? नहीं सर। यार, आपने देखा कि कॉपर की ट्यूब कई जगह पे आगे से उसका मुंह खुला होता है थोड़ा सा, उसको फ्लेयर किया जाता है। फ्लेयर टूल होता है जो उसको ना, कॉपर बड़ा नरम मटेरियल होता है, उसको टाइट करते करते उसका मुंह खुलता जाता है। तो वो दूसरी जगह जो सीट बनी होती है वो बड़ी मुलायम सीट होती है। उसके मैं आपको एक सेकंड शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये अब आपको समझ आएगी जो मैं आपको शेयर करने लगा हूँ। आई नजर जी? सर आ क्यों रही। जी? ये देखिए, ये आगे से चौड़ी हुई हुई है, फ्लेयर हुई हुई है। जी सर। ये इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका बहुत ज्यादा रोल है। अच्छा जी, फिर हम अपने आ जाते हैं उसी तरफ ही। ये भी हो गया। कोई और आपके जहन में कोई टूल आ रहा तो हम लिख लें, ताकि ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट हमारा आपके लिए बन जाए, कि ताकि कल को ये डॉक्यूमेंट या आप पढ़ के चले जाएं, जहां मर्जी अपने पास रख लें, प्रोजेक्ट कर लें। हाँ, और क्या हो सकता है? अच्छा, हमने पावर सप्लाई पोर्टेबल लिखी, पोर्टेबल वेरिएबल, हाँ। अच्छा, वेल्डिंग, वेल्डिंग मशीन हमें चाहिए, क्योंकि हम पता है आपको सारा हमारा स्ट्रक्चर बनना उसका, केबल ट्रे का। फिर पोर्टेबल वेरिएबल पावर सप्लाई, हमें ये पावर सप्लाई, ये समझते हैं कि आपको मुख्त 0 से लेकर 48 वोल्ट तक हमें पावर सप्लाई लाजमी चाहिए होती, डीसी पावर सप्लाई। ठीक है। फिर आ गया केबल कटर, ये मैंने डक्टर लिख दिया। ये आपको पता है कि केबल जो है ना, ये कभी भी हम हैक्सॉ वगैरह से नहीं काटते। वो एक तो देर बहुत लगती है हेक्सा ब्लेड से, और दूसरा वो प्रॉपर काटने, तो केबल कटर इसका स्पेशल होता है, उसे हम काटते हैं। हाइड्रोलिक केबल कटर होते हैं, और मैनुअल भी होते हैं। देखे हो कि नहीं कभी? होते हैं। ये देख लें। ये आगे जी नजर, ये वाला, जी सर ये आ गए। ये हाइड्रोलिक केबल कटर, ये वाला, ये देखे। इसके साथ पंप भी लगा था अलग से भी, बड़ी बड़ी केबल्स के लिए। तो अच्छा, फिर हमें एक रह गया, एक टूल रह गया, नॉकआउट पंच। एक बार करते करते याद है कि नॉकआउट पंच, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में। आपके पैनलों के अंदर हजारों होल होने हैं, जहां जहां भी केबल गुजरनी है, वो हम प्लेट, वो प्लेट जो होती है ना, उतार लेते हैं। वो फिर उसके अंदर हाइड्रोलिक नॉकआउट, मुख्तलिफ किस्म के वो कटर लगे होते हैं साइज के, जिस तरह का हमें केबल ग्लैंड चाहिए। आहो, एक चीज रह गई, केबल ग्लैंड तो रहेगी ऊपर मटेरियल में। देखो, सबसे बड़ी आइटम, बहुत बड़ी आइटम है ये वाली, केबल ग्लैंड हैं। जी सर।
ये इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की बहुत बड़ी आइटम है। वो जैसे जैसे हम बातें करेंगे इंशाल्लाह याद होती जाएंगी, आती जाएंगी चीजें। मैंने आपको बता दिया था केबल ग्लैंड दो तरह के होते हैं ना, सिंगल कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन। सिंगल कंप्रेशन सर आर्मर्ड के लिए, और ना, डबल 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 कंप्रेशन आर्मर्ड के लिए होता है, सिंगल कंप्रेशन अनआर्मर्ड के लिए। के लिए जी सर। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं टूल्स में, आ जाते हैं नॉकआउट पंच भी हो गया। जो हमारे जहन में आएगा हम लिखते जाएंगे। अब आ जाते हैं हम मैकेनिकल के टूल्स में, लिखते हैं। सर ग्लैंड नहीं आया, हाँ जी, ग्लैंड का इमेज नहीं आया था। अच्छा ग्लैंड का इमेज भेजूं, ये लेंगे हाँ, नहीं आया। डबल। ये आपने, मैं आपको क्या करूंगा, मेरे पास उसकी कैटलॉग पड़ी होंगी, आपने प्लीज लाजमी कैटलॉग पढ़नी है, कि जिस तरह केबल की मैंने दी थी, केबल ग्लैंड की मैंने देनी है, उसको पढ़े बिना आपका चारा नहीं है। ये देखें, ये डबल कंप्रेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, कैसे है। ये सिंगल कंप्रेशन है, ये डबल कंप्रेशन है। इसकी मैं पूरे सेकंड मुझे को खुला हुआ मिल जाए ना, कि उसका स्लीव कैसे होती है, वहां से ये जो जो लंबे होते हैं ना, ये देखो जिसके दो नट आपको नजर आएंगे ना, ये डबल कंप्रेशन होगा। लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी आपको खुला हुआ मिला ना मुझे। ये देखिए, ये सिंगल कंप्रेशन है ये वाला, कि सिर्फ केबल गई और आगे जाके, और ये डबल कंप्रेशन की फिटिंग, ये खुला हुआ है। कोई अच्छी जगह मिला ना मुझे, ये देखे जी, ये नजर आ रहा है, ये जी सर, शेयर होगी ड्राइंग के नहीं आपको, ये वाली। आ रही नजर सर। हाँ ये देखें, ये आर्मर्ड, ये जो जहां मेरा हैंड, ये आर्मर्ड है, ये वो केबल स्टील वायर आर्मर्ड। तो ये बेसिकली ये होती क्या है, ये ग्राउंड होती है। ये इसके अंदर एक अर्थ टैग लगा होता है, अर्थ टैग ग्लैंड के अंदर, ठीक है। ये ग्लैंड जब भी लगाते हैं डबल कंप्रेशन, इसको, इसके साथ एक अर्थ टैग लगा होता है, रिंग लगा होता है, रिंग से फिर ग्राउंडिंग वायर 1.5 mm की, वो ग्राउंड जेबी के साथ ग्राउंड की जाती है, या उधर पैनल में ग्राउंड की जाती है, ताकि इसके अंदर जितना भी आपका फ्लक्स बना वो डिस्चार्ज हो जाए। ओके हो गया जी। जी सर। ये सिंगल कंप्रेशन है, ये डबल कंप्रेशन है। कहाँ ये सैफुल्लाह का के पता करें जी, कितना हम लेक्चर चल रहा है।